हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम समान पारिश्रमिक अधिनियम या फिर कह लें इंग्लिश में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इसको इक्वल वेजेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला उसके दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और भविष्य में जब भी कोई एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाएगा तो आप इसका एक फ़ायदे की तरह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा श्रम कानून अधिनियम का जो मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, ये 10वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 9 वीडियो जो है MCQ के फॉर्म में अपलोड कर दिया है और वो 9 वीडियो जो है अलग अलग अधिनियम के रूप में था। तो ये जो है हमारा 10वां अधिनियम है और शायद जो हमारा सिलेबस में है, ये सिलेबस का ये लास्ट ऐसा वीडियो हो सकता है जिसमें आपका ये अधिनियम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक कॉमन सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे अधिनियमों का और उसके जो महत्वपूर्ण धाराएँ हैं उन सब का वर्णन होगा और एक शॉर्ट नोट की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ताकि आप उसको फटाफट रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं रिवीजन वीडियो के तौर पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस 10वां जो हमारा लेक्चर है समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसका हम पहला MCQ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और इसका आधा से ज़्यादा पार्ट जो है पुराना जो मैं पढ़ा चुका हूँ उससे संबंधित है, तो ये शायद आप बना लेंगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, हमको बताना है। 11 फरवरी 1976, 15 मार्च 1948, 23 अप्रैल 1936 या फिर 9 फरवरी 1976। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 11 फरवरी 1976 को समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू किया गया था। यह अधिनियम का नाम ही होता है हालांकि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, इस अधिनियम का नाम ही है। तो ये कब लागू किया गया था? 11 फरवरी 1976 ईस्वी को पूरे देश भर में इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा। 15 मार्च 1948 को क्या लागू किया गया था? आप कमेंट में बता सकते हैं क्या? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब का है? 1948 का है और ये लागू कब किया गया था? 15 मार्च 1948 ईस्वी को ये लागू किया गया था। ठीक है ना। तीसरा है 23 अप्रैल 1936। ये किसके लिए भाई? इस दिन क्या लागू किया गया था? तो इस दिन मजदूरी भुगतान अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम। मजदूरी भुगतान अधिनियम कब का है? 1936 का है और लागू कब किया गया था? 23 अप्रैल को। ये डेट भी याद रखिएगा। और फाइनली 9 फरवरी 1976 को ये बंधित श्रम पद्धति अधिनियम लाया गया था। इसके लिए भी ये सब का वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है ना। बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम। ठीक है, उत्सादन अधिनियम ये कब का है? 1976 का अधिनियम है और 9 फरवरी को इसको लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 11 फरवरी 1976 को। तो देखिए, ये समान पारिश्रमिक अधिनियम और जो बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976, ये दोनों के दोनों 1976 में आया था। ये 9 फरवरी को आया था और ये 11 फरवरी को आया था। तो आप ये डेट को भी एक जगह नोट डाउन करके और उससे सामने इसका जो अधिनियम है उसको लिख के रखेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? अच्छा देखिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है उसमें कुल, ठीक है, इसके अंदर कुल 3 अध्याय है। ठीक है, 3 अध्याय है और इस 3 अध्याय के अंतर्गत कुल धाराओं की जो संख्या है वो 18 है। ठीक है, 18 धाराएं और 3 अधिनियम। और लागू कब हुआ था वो तो मैं बता चुका, 11 फरवरी 1976 को लागू किया गया था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोई भी नियोजक समान प्रकृति के काम की भर्ती के दौरान पुरुष व महिला में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा या फिर नहीं करेगा। यह अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? यह अधिनियम का मतलब क्या कि जो हमारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा है, मतलब अधिनियम है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो धारा 2, धारा 8, धारा 5 या फिर धारा 6, कौन सी धारा के अंतर्गत यह कहा गया है कि चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें काम की जो प्रकृति है समान हो, चाहे स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम ही काम करना हो। ठीक है, तो जो नियोजक होगा, जो नियुक्त करने वाला होगा, वो पुरुष और महिला के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये काम महिलाओं को दिया जाएगा, ये पुरुषों को दिया जाएगा, उस पर भेदभाव नहीं करेगा।
ये कौन सा धारा कहता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 5। ठीक है, धारा 5 कहता है क्या कि भर्ती में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो धारा का नाम ही क्या है, भर्ती में लिंग के आधार पर भेदभाव। ठीक है, इस धारा के अंदर यह वर्णन किया गया है कि कोई भी जो नियोजक है, नियुक्त करने वाला है, अगर समान प्रकृति का कोई कार्य है तो उसमें महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर ही बराबर मानते हुए ही उनको एम्प्लॉयमेंट करना होगा या फिर उनको भर्ती करनी होगी। जब कभी भी मान लो कोई प्रमोशन की बात होता है, ठीक है, पदोन्नति की, प्रमोशन की बात करता हो या फिर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की बात करता हो, या फिर जब ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र के समय भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह स्त्री है यह पुरुष है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र या फिर पदोन्नति में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका भी वर्णन जो है धारा 5 के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फटाफट। ट्रांसफ़र हो गया मतलब स्थानांतरण, या फिर पदोन्नति हो गया, प्रमोशन हो गया, या फिर ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, इन सब में भी भेदभाव नहीं होगा ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून है, ठीक है, कोई कानून किसी कार्य में महिला की भर्ती पर रोक लगाता है, मतलब ये कोई कानून ऐसा बनाया गया कि नहीं इस जॉब में महिलाओं की भर्ती नहीं ली जाएगी, तब ऐसे में यह अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 5। जो धारा 2 है ये परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, धारा 1 जो होता है, ठीक है, धारा 1, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो इस अधिनियम का धारा 1 है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है। किसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, इसमें संक्षिप्त नाम क्या क्या यूज़ किया गया है, प्रारंभ कब से होगा, ये सब। तो इसका जो विस्तार होगा पूरे देशव्यापी होगा और आरंभ 11 फरवरी 1976 का हो गया, हम बता चुके। दूसरा जो है इसमें परिभाषित किया गया है किसको, कि पारिश्रमिक किसको कहते हैं, क्योंकि अधिनियम कौन सा है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। तो इसमें पारिश्रमिक जो शब्द आया ना, ठीक है, उसका परिभाषा आपको कहाँ मिलेगा, धारा 2 के अंदर मिला गया। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया कि समान प्रकृति का काम। ठीक है, समान प्रकृति का काम, तो ये समान प्रकृति का काम होता क्या है, इसका भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। इसका किसके अंदर वर्णन है भाई, तो ये परिभाषा जो है ये धारा 2 के अंदर किसका किसका वर्णन करता है, पारिश्रमिक। ठीक है, मतलब वेतन कह लीजिए पारिश्रमिक का मतलब। और दूसरा क्या कि समान प्रकृति का काम, ये दोनों क्या है। ठीक है, तो देखिए पारिश्रमिक ये होता है, पारिश्रमिक का सीधी सा मतलब है कि कोई काम अगर कराया जा रहा है तो उसके बदले में क्या मजदूरी, क्या वेतन दिया जा रहा है, उसी को हम पारिश्रमिक कहते हैं। ठीक है, वह जो है आपको पैसे के रूप में भी दिया जा सकता है या फिर वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है, उसको हम पारिश्रमिक या फिर सिंपली सी इसको वेतन, सैलरी, वेजेस ये सब कहते हो। समान प्रकृति का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्य जिसको करने में समान मेहनत लगता हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, समान तरह का मेहनत लगता हो, उसमें समान तरह की कुशलता होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो जिम्मेदारी हो ये सब बराबर होना चाहिए, तो ऐसे काम को हम समान प्रकृति का काम कहते हैं। ठीक है, तो ये धारा 2 के अंदर इसका वर्णन है पारिश्रमिक और समान प्रकृति का। धारा 8 जो है, जैसे धारा 8 जो है ये जो नियोजक है उससे संबंधित है, कि जो नियोजक होगा एक रजिस्टर तैयार करके रखेगा। ठीक है, रजिस्टर तैयार करके रखेगा, मतलब जो नियोजक है या फिर जो नियुक्त करने वाला है अगर अपने साथ अपने काम के लिए मजदूरों को रखा है तो उन मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर तैयार करके रखेगा। ये किसका वर्णन है, धारा 8 के अंतर्गत इसका वर्णन है। ठीक है, धारा 6 जो है ये जो है सलाहकार समितियों से संबंधित है। ठीक है, सलाहकार समिति, इसको हम आगे भी देखेंगे कि ये सलाहकार समितियां कैसे, कौन बनाएगा, कहाँ। ठीक है, तो ये सलाहकार समितियों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है धारा संख्या 6 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 2 था। चलिए अब तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा विषय और जो धारा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं ऐसे क्वेश्चन ला के आपको जो धाराएं हैं उससे संबंधित जो फैक्ट है, जो विषय है वो आपको याद कराना चाहता हूँ। तो आप इस धाराओं को सीक्वेंस में लिख लें और उनसे संबंधित जो विषय है उसको भी सामने लिखते चले, ताकि आपको रिवाइज करने के समय आसानी होगा। वैसे जब मैं कॉमन सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सभी अधिनियम और धाराएं होंगे तो वहाँ पे आपको और शॉर्ट में मिल जाएगा और रिवीजन करने के लिए, और उसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज़्यादा इजीली आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए
अब बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है कि इसमें सुमेलित नहीं है वो पता करना है। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या ये धारा 4 में कहा गया था क्या? तो अभी हम पीछे देखे थे क्या कि किसी भी कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, हम पीछे धारा 4 के अंतर्गत हम देख चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला जो है सुमेलित है। ठीक है, ये जो क्या कहता है कि अगर कोई स्त्री हो और पुरुष हो, एक समान प्रकृति का कार्य करता है। धारा 4 क्या कहता है कि अगर कोई कार्य है जिसमें कार्य की प्रकृति समान हो, उसमें पुरुष और महिला दोनों कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन ही दिया जाएगा। तो ये धारा 4 कहता है। ठीक है, इसको 4 को 2-2 करके याद रखिएगा, मतलब 2-2 दोनों बराबर। ठीक है, चाहे पुरुष भी हो या स्त्री हो, दोनों को बराबर बराबर वेतन मिलेगा धारा 4 के अंतर्गत। दूसरा है कि भर्ती में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका भी वर्णन मैं पीछे कर चुका कि धारा 5 के अंतर्गत ऐसा वर्णन है कि स्त्री हो पुरुष हो, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे भर्ती की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये धारा 5 के अंतर्गत वर्णन है। तीसरा, नियोजक का रजिस्टर बनाने का कर्तव्य, धारा 8। ये भी मैं पीछे बता चुका कि जो नियोजक होगा, जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला होगा, वो अपने मजदूरों का, अपने जो कामगार होंगे उनके रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर बना के रखेगा। इसके लिए धारा 8 का वर्णन किया गया है, धारा 8 में वर्णन किया गया। जैसे इसको कैसे याद रखिएगा, तो रजिस्टर का फॉर्मूला आपको याद है का, REGISTER। देखिएगा, रजिस्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें 8 लेटर है, 8 अल्फ़ाबेट है, इसलिए इसको आप धारा 8 करके याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा सा ट्रिक बन जाएगा आपके लिए। और जो मतलब शुरू का ABCD सही है, तो ये वाला ही हमारा असुमेलित होगा। मतलब अधिनियम से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, क्या धारा 12 में वर्णन है क्या? तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये नियम, अधिनियम बनाने की, जो नियम बनाने की जो शक्ति है, इसका वर्णन धारा 13 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, धारा 13 के अंतर्गत कहा गया है कि अधिनियम से बनाने या नियम संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसको होगी, धारा 13 में कहा गया है। अच्छा, ये जो धारा 12 है, इसमें क्या कहा गया है? तो धारा 12 में कहा गया है कि जो इससे संबंधित जो अपराध होगा, ठीक है, तो अपराधों का संज्ञान और विचारण करने की शक्ति किसको होगी? ठीक है, संज्ञान और विचारण। ठीक है, संज्ञान और विचारण करने की शक्ति किसको होगी, इस बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरा धाराओं को याद रखिएगा। 13 में क्या है, अधिनियम बनाने की, मतलब नियम बनाने की शक्ति, धारा 13, और अपराधों का संज्ञान और विचारण करने की शक्ति किसमें, धारा 12 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य पर नियोजक को 1 महीने का, ठीक है, 1 मंथ का जेल या कारावास और साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा ये चारों में काम है जिसमें अगर नियोजक ऐसा गलती करता है, अपराध करता है, तो उसको 1 महीने का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है? पहला, अगर नियोजक अपने मजदूरों का रजिस्टर सुरक्षित नहीं रखता है। दूसरा, किसी मजदूर को निरीक्षक के समक्ष पेश करने से रोकता है। या तीसरा, कोई सूचना देने से इनकार करता है। तो ये तीनों ही कंडीशन में जो नियोजक होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको अगर ये तीनों अगर वो गलती करता है, ठीक है, तो उसको 1 महीने का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसका जो वर्णन है वो धारा संख्या 10 में कहा गया है। ठीक है, धारा 10 में इसका वर्णन है। तो ये तीनों का तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी। इन तीनों केस में जो नियोजक होगा उसको धारा 10 के अंतर्गत, इस अधिनियम का धारा 10 के अंतर्गत 1 महीने का जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा कि अगर मान लो जो नियोजक है किसी भी तरह का कागजी रिकॉर्ड को मजदूरों, जो कि मजदूरों से संबंधित है, अगर उसको छुपाता है, पेश नहीं करता है, ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ, कोई कागजी रिकॉर्ड, ठीक है, कागजी रिकॉर्ड जो किससे संबंधित हो, मजदूरों से संबंधित है, अगर वो पेश नहीं करता है निरीक्षक के समक्ष, तब भी क्या करेगा, उसको 1 महीने का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा किया तो उसको 1 महीने का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हुआ। लेकिन इसी अधिनियम में यह भी कहा गया है कि अगर यह गलती वो दूसरी बार करे,
ठीक है। अगर वह सेम इसी प्रकार की गलती अगर वो दूसरी बार करे, दोहराने पर उसको सज़ा जो है 3 माह से लेके 1 वर्ष तक का सज़ा हो सकता है, और साथ ही साथ उसको 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कितने का? 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, धारा संख्या 10 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कहता है, क्या है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत अपराधों का संज्ञान विचारण करने का अधिकार किसको दिया गया है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, या फिर हाई कोर्ट को, दूसरा महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। ठीक है, ठीक है। तो ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का जो धारा 12 है, ठीक है, जो 12 नंबर का धारा है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई अपराध होता है, ठीक है, चाहे वह अपराध नियोजक करता हो या फिर श्रमिक करता हो, जो करता है, तो इससे संबंधित जो संज्ञान होगा या जो विचारण किया जाएगा उसके लिए अधिकारी होगा ऑप्शन नंबर बी, महानगर मजिस्ट्रेट होगा, या फिर प्रथम श्रेणी का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा इसके लिए आधिकारिक होगा। ठीक है, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इसकी संज्ञान और विचारण का कार्य इसका ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, और यह धारा 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए एक केंद्र सरकार वाला याद रखिएगा कि पीछे भी मैं बता चुका कि जो धारा संख्या 13 है, ठीक है, धारा संख्या 13, इसमें क्या कहा गया है कि नियम बनाने की शक्ति, ठीक है, नियम बनाने की शक्ति, ये नियम बनाने की शक्ति किसको होगा? तो केंद्र सरकार को होगा। इस अधिनियम से संबंधित जो भी नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। वो धारा 13 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। 6वां प्रश्न है, ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा सा लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन की हमको पहचान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को उस राज्य में एक अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश दे सकती है। दूसरा, इस अधिनियम में से संबंधित नियम बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार को है। तीसरा, इस अधिनियम से संबंधित कठिनाइयां दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। और चौथा, श्रम निरीक्षक किसी भी व्यक्ति से पूछताछ, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है और कोई भी कागजी रिकॉर्ड देख कर मंगवा सकता है। ठीक है, किसी भी कागजी रिकॉर्ड को देखने के लिए वो मंगवा सकता है। कौन? श्रम निरीक्षक। इसमें से कौन सा जो है असत्य कथन है, हमको उसकी पहचान करना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य सरकार को, ठीक है, यह राज्य सरकार को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो ये जो है धारा 14 के अंतर्गत वर्णन किया गया इसका। ठीक है, धारा 14 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कि केंद्र क्या वर्णन किया गया है? इस धारा में कहा गया कि अगर केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी राज्य को इस अधिनियम को, कौन सा अधिनियम हम अभी पढ़ रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं क्या? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अधिनियम को उसको कार्यान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देश दे सकती है राज्य सरकार को। कौन? केंद्र सरकार। दूसरा, इस अधिनियम को से संबंधित नियम बनाने का जो शक्ति है राज्य सरकार को नहीं है, ये गलत है। ठीक है, राज्य सरकार को नहीं, इसको किसका है भाई? जो हमारा केंद्र सरकार है। ठीक है, केंद्र सरकार को इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। हम पीछे भी इसके बारे में देखे थे। ठीक है, तो ये कौन सा कहता है? धारा संख्या 13। ठीक है, धारा 13 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार को ही इस अधिनियम से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। तो ये सभी धाराओं को आप एक सीक्वेंस में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद है, इस अधिनियम से संबंधित कठिनाइयां दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को, ये वाला भी सही है। ठीक है, ये कौन से धारा के अंतर्गत कहा गया है? तो धारा 17 कहा गया है। ठीक है, धारा 17 में यह कहा गया है कि अगर इस अधिनियम को लागू करने से संबंधित किसी भी तरह का कठिनाइयां आ रहा है तो उसको दूर करने का कार्य किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा। ये धारा संख्या 13 कहते हैं। और श्रम निरीक्षक किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है।
ठीक है, कोई भी अगर रिकॉर्ड चाहे तो मंगवा सकता है, ठीक है, तो जो रजिस्टर है मेंटेन करवाया था वो मंगा सकता है। इसका जो वर्णन है धारा संख्या 9 में वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा किसके अंतर्गत, धारा 9 में वर्णन है, ठीक है। एक्चुअली जो धारा 9 है वो श्रम निरीक्षकों से संबंधित ही है, ठीक है, श्रम निरीक्षक नहीं, मतलब ये जो हमारा अधिनियम है उसका जो निरीक्षक का जब चयन होगा तो उन निरीक्षकों का क्या कार्य होगा उससे संबंधित है धारा 9, और इस धारा 9 में ही ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसका सही आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी था, धारा संख्या 13, ठीक है। देखिए निरीक्षक, ये जो धारा 9 है इसमें और क्या क्या कहा गया एक बार सुन लीजिए। इसमें क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक निरीक्षक की नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है, और निरीक्षक इसलिए नियुक्त किया जाएगा ताकि इस अधिनियम के संबंधित जितना भी नियम होगा उसको क्या कराएगा, वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ का देख रेख कौन करेगा, निरीक्षक के अंतर्गत कार्य आता है, ठीक है। और अगर निरीक्षक को किसी भी कार्य, मतलब वो जहाँ चाहे वहाँ पर वो अपने कार्य के लिए जा सकता है, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, कागजी रिकॉर्ड जो मेंटेन किया गया है वो देख सकता है, मंगवा सकता है, फोटोकॉपी करवा सकता है, ठीक है, पूछताछ कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को बुलवा सकता है, हर एक काम उसको करने की आज़ादी होती है, ठीक है। तो ये था धारा संख्या 9 के अंतर्गत निरीक्षक के बारे में वर्णन किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा ये 2 चीज़ को समझ लेते हैं। बाकी वो 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये अधिनियम ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसके अंतर्गत मात्र 18 अधिनियम और 3 अध्याय है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जो वहाँ पे कंप्लीट किया जा सकता था, मैंने कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा धारा 6 के अंतर्गत सलाहकार समितियों का जो वर्णन किया गया वो, और धारा 7 के अंतर्गत जो दावा या परिवाद या फिर जो भी विवाद होगा उसका सुनवाई करने का, उसको विनिश्चय करने का के लिए जो प्राधिकारी होंगे उनको नियुक्त करने के लिए समुचित सरकार की क्या शक्ति होगी, हम ये देखेंगे। तो पहले हम सलाहकार समितियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पहली बात, ये सलाहकार समिति जो है इसमें कम से कम 10 सदस्य होंगे, ठीक है, कम से कम कितने, 10 सदस्य होंगे, 10 से अधिक जितना भी वो निरीक्षक करने जिसका अधिकार होगा समुचित सरकार कर सकती है, जितना उसमें सदस्य रखना चाहे, ठीक है। कम से कम कितना होना चाहिए, 10 होना ही चाहिए, ठीक है। समुचित सरकार द्वारा, याद रखिएगा समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ, समुचित सरकार का मतलब हो गया कि इसमें केंद्र सरकार भी या फिर राज्य सरकार, जो समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह जो ये भी है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला जुला के समुचित सरकार कहा जाता है, और ये ही दोनों मिल के ही सलाहकार समितियों का गठन करते हैं, और इसके अंतर्गत 10 सदस्य कम से कम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ये जो सलाहकार समितियां होंगी ये सलाह देने का कार्य करेंगी, किससे संबंधित, कि अगर मान लो कोई महिला रोजगार के, कोई महिला कोई रोजगार है, मतलब कोई एक ठो संस्था खुला है, या फिर कोई भी एक सरकार की, कोई केंद्र सरकार का कोई रोजगार उत्पन्न हुआ है, ठीक है, चाहे कोई प्रतिष्ठान या संस्था के अंदर कोई रोजगार उत्पन्न हुआ है, तो उसमें महिलाओं को भी उसमें भरपूर उसमें नियोजन दिया जाए, ठीक है, महिलाओं को भी वहाँ पे पर्याप्त उनकी भागीदारी हो, वहाँ पे कार्य उपलब्ध हो, ये सारा चीज़ का ध्यान कौन देखता है, सलाहकार समिति देता है। महिलाओं के रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो, ठीक है, ये किसका, सलाहकार समिति का कार्य होता है, ठीक है। दूसरा क्या कि सलाहकार समिति अपनी सलाह जब सौंपता है सरकार को, ठीक है, तो सौंपते समय ये बताता है कि ये वाला प्रतिष्ठान हो या फिर ये वाला रोजगार है तो इसमें इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, जो काम है वो काम की प्रकृति क्या है, ठीक है, ठीक है, महिला रोजगारों की संख्या, ठीक है, महिला जो है उनकी संख्या, ठीक है, जो उनसे काम कराया जा रहा है उनसे काम की प्रकृति क्या है, ठीक है, कितने घंटे काम कराया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ बातों को सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने सलाहकार समितियां रखती हैं। तो ये धारा संख्या 6 के अंतर्गत इस सलाहकार समितियों का जो कार्य प्रणाली है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। 7वां जो है ये क्या था, तो मैं बताया कि किसी भी तरह का कोई दावा हो, विवाद हो, उसमें अगर सुनवाई करना हो, विनिश्चय करना हो तो एक प्राधिकारियों का गठन होगा, ठीक है, एक प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और इसके नियुक्त करने की शक्ति किसको होगी, समुचित सरकार की, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ये शक्ति होगी कि अपनी अपनी जो पदाधिकारी होंगे, जो अधिकारी हैं, उनका नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। जो सरकार अधिसूचना जारी करके, ठीक है, जो समुचित सरकार है वो अधिसूचना जारी करके
अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। और इस अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत, समान मजदूरी न प्राप्त होने पर संबंधित जो दावा होगा उसकी सुनवाई कौन करेगा? जो अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे वो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि यह अधिनियम किससे संबंधित पढ़ रहे हैं? यह अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो पहली बात, ये समुचित सरकार जो है क्या करेगा? एक अधिकारी, एक प्राधिकारी नियुक्त करेगा। ठीक है, ताकि ये सुनवाई करे कि किसी को, अगर मान लो किसी को समान पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये सबकी सुनवाई कौन करेगा? ये जो प्राधिकारी नियुक्त किया गया है वो उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, अगर वो मान लो किसी भी तरह का शिकायत है, ठीक है, तो उसको हैंडल करने का कार्य इसका काम होगा। लेकिन मान लो ये प्राधिकारी सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद जो शिकायत करता था या फिर जो आवेदक था या जो मालिक था, इस जो सुनवाई किया गया, जो यहाँ पे आदेश जारी किया गया, अगर वह आदेश से खुश नहीं है तो याद रखिएगा कि जो शिकायत करता होगा, जो मालिक होगा, वो 30 दिन के भीतर, ठीक है, 30 दिन के भीतर फिर से अपील कर सकता है। ठीक है, कि फिर से इसकी सुनवाई किया जाए। किसके सामने अपील करेगा? तो सरकार जिसको एक नियुक्त करेगा, ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी के सामने वापस से अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रावधान है और इसकी महत्वपूर्ण धाराओं को हमने इसमें एक्सप्लेनेशन को देखा, एनालिसिस किया। ठीक है, तो ये था हमारा 10वां वीडियो, और शायद एक आध और अधिनियम बच गया होगा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें ये सारे अधिनियमों का जो भी सिलेबस में वर्णन है, जैसे कि श्रम कानून का इतिहास हो गया, उससे संबंधित जितने भी अधिनियम हो गया, सारे अधिनियमों और उससे संबंधित जो धाराएं हैं उनके लिए कॉमन वीडियो मैं लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए एक रिवीजन वीडियो की तरह काम करेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और अब तक अगर ये 10 वीडियो देखा जाए तो मैंने 100 MCQ आपको कराया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा एडवांस लेवल का था। सबसे डायरेक्ट नहीं बन पाएगा जब तक आप डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कहीं से एज इट इज़ फोटोकॉपी नहीं किया हूँ, ये सब खुद मैंने तैयार किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को आपके लिए इंक्लूड कर सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे वीडियो सीरीज़ जो 10 तक आया आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में, मतलब एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस का लिंक है, वहाँ किसी भी वीडियो को आप सीक्वेंस में देखना शुरू करें। इन सारे वीडियोस का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं CGPSC ABCD, और वहाँ जाके पिन किया हुआ है सारे वीडियोज़ लेक्चर का PDF, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।